हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग बायोलॉजी के लिए एक सीरीज तैयार किए हैं। वो है 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज, जिसका कि ये आज 12वां वीडियो है। और आज के इस 12वें वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो है वंशागति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये 12th क्लास का जेनेटिक्स का चैप्टर है। ठीक है, आज इसका ये पार्ट 1 है। ये दो वीडियो में कंप्लीट होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन अपने एग्जाम में सही करना चाहते हैं तो, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज भी अच्छा खासा है। 3 से 4 क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। और ये चैप्टर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा रटने वाला भी है, तो आपको ध्यान से देखना है, मेरे बातों को ध्यान से सुनना है और कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि कुछ कुछ नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि याद करने वाला है। और हाँ, इसका अगर पार्ट 2 चाहते हैं तो फटाफट 35 लाइक्स कंप्लीट कीजिए। मात्र 35 लाइक आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम 250 प्लस मार्क्स करना पड़ेगा। और बायोलॉजी का हम जी जोर लगा दिए हैं तैयारी के लिए, आपको उसके लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी के बिना तैयारी कभी हो ही नहीं सकता है। तो बायोलॉजी आपको बहुत बेटर करना है, पूरे सीरीज को फॉलो करना है, मतलब पूरा एकदम जी जान लगा देंगे हम भी। लेकिन हाँ, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है, तो पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ना है जो कि आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, शांति से आप कहीं इधर उधर मत भटकिए। प्ले स्टोर पे एक ऐप है उदित फार्मेसी क्लासेस नाम से, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम नाम से कोर्स होगा। इस कोर्स को ले लीजिए और इस कोर्स में जाने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सारा का आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, बहुत कम पेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिल जाएगा। और एमसीक्यू भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो कि पिछले साल पूछा गया है, मॉडल पेपर भी है, ऑनलाइन टेस्ट भी करवाया जाएगा, काउंसलिंग तक हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, 150 प्लस बच्चे ले चुके हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। सबको बहुत हेल्प मिल रहा है। तो अगर आप भी सिलेक्शन चाहते हैं तो ले लीजिए, बशर्ते आपको अगर कोई दिक्कत हो लेने में, कोई तरह का प्रॉब्लम हो, पेमेंट इशू हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपका हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन धांसू डायग्राम के साथ। बहुत मेहनत लगा है डायग्राम लाने में, ऐसा तो आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है, वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरासिल किससे संबंधित है। यूरासिल किससे संबंधित है, इसका मतलब हुआ कि यूरासिल किसमें पाया जाता है। तो आपको उससे पहले क्वेश्चन अभी ध्यान में मत दीजिए, पहले जो हम पढ़ाएंगे उसको ध्यान में दीजिए। वो है क्या कि आपको डीएनए और आरएनए में अंतर समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब एकल सूत्री संरचना होता है। कैसा होता है, आरएनए, सॉरी गलती बोल दिए, आरएनए एकल सूत्री संरचना होता है। जैसे कि देख रहे हैं आप, एकल सूत्री है, लेकिन डीएनए द्विसूत्री संरचना होता है। डीएनए कैसा होता है, द्विसूत्री संरचना होता है। देखिए ऐसा कुछ, ये एकल सूत्री हो गया, फिर द्विसूत्री, तो मतलब द्विसूत्री संरचना क्या होता है, डीएनए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हम एक बार इरेज करके क्लियर कर देते हैं। समझ में आ रहा है, देखिए आरएनए के बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये एकल सूत्री संरचना है और डीएनए क्या है, द्विसूत्री संरचना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आरएनए में क्या क्या पाया जाता है और डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं कॉपी में लिख लीजिए। आरएनए में क्या पाया जाता है, ये है आरएनए का स्ट्रक्चर, और इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, तो एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और थाइमिन पाया जाता है। मज़े की बात अब ये है कि ऊपर का तीनों डीएनए में भी है, आरएनए में भी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो है थाइमिन और यूरेसिल, यही मेन डिफरेंस है। यहीं से क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम में आया हुआ है, हम दिखाएंगे। 2-3 बार आया है प्रीवियस ईयर का। हम इस स्लाइड में कौन सा साल में पूछा है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आया है। डीएनए में भी वही होता है, 3 गो ऊपर वाला, आरएनए में भी वही होता है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, इसमें भी एडेनिन गुआनिन साइटोसिन। लेकिन हाँ, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और थाइमिन के जगह पे आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो अब यहीं पे देखिए क्वेश्चन कैसे बना है, यूरासिल किससे संबंधित है। देखिए क्वेश्चन बन गया ना कि यूरासिल किस में पाया जाता है, आरएनए से। तो किससे संबंधित होगा, आरएनए से संबंधित होगा। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी लीजिए या और पेन लीजिए, पेन पे डीएनए और आरएनए लिख लीजिए। आपको इतना डायग्राम नहीं बनाना है, सीधा सीधी लिख लेना है कि किसमें किसमें क्या पाया जाता है। डीएनए में पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। और आरएनए में भी ऊपर वाला तीनों सेम, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, बशर्ते थायमिन के जगह पे यूरासिल। तो आपको इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है कि थायमिन और यूरासिल। थायमिन किस में पाया जाता है, डीएनए में, और यूरासिल किस में पाया जाता है, आरएनए में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस क्षार है। तो आपको एक बात बता दें कि यहाँ पे डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बड़ा डायग्राम आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए बड़ा डायग्राम है, ये है आरएनए और डीएनए। आपको डरना नहीं है, आपको इतना सारा चीज़ याद नहीं रखना है, जो याद रखना है हम उसको बता देंगे। बस आते आपको ये डायग्राम दिखा रहे हैं कि आपको इस डायग्राम से डरना नहीं है, आपको हम सब चीज़ ईजी कर देंगे। आरएनए और डीएनए, ठीक है। डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, तो अभी हम पिछले स्लाइड में भी देखे थे कि एडेनिन पाया जाता है। डीएनए का हम बात कर रहे हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। तो अब एडेनिन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ए। थायमिन को क्या लिख देते हैं, टी। और गुआनिन को क्या लिख देते हैं, जी। और साइटोसिन को क्या लिख देते हैं, सी। उसी तरीके से आरएनए में भी पता है कि एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन, साइटोसिन, ये तीनों तो सेम है, और सिर्फ एक अलग क्या होता है, यूरासिल। तो आपको हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि डीएनए और आरएनए में ऊपर का तीन, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, तीनों सेम होता है, और यूरासिल और थायमिन दोनों में अलग अलग होता है। आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थायमिन होता है। और क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको हो सके एग्जाम में पूरा एडेनिन ना लिखे, उसको शॉर्ट फॉर्म में ले ले। जैसे कि थायमिन को टी से दिखाया जाता है, एडेनिन को ए से दिखाया जाता है, गुआनिन को जी से दिखाया जाता है, साइटोसिन को सी से दिखाया जाता है, इसी तरीके से यूरासिल को यू से दिखाया जाता है। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस क्षार है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है कौन कौन सा होता है। तो आपको क्या याद रखना है, देखिए ए है मतलब एडेनिन है, थायमिन है, टी है, जी है, सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए टी जी सी, इस तरीके से। ठीक है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो देखिए 4 नंबर ऑप्शन मिल रहा है, ए टी जी सी, तो ये आंसर हो जाएगा। और जहाँ भी यूरासिल आ गया, यू आ गया, तो वो तो डीएनए होगा ही नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन छांट सकते हैं। अब यही देखिए 2018 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो कितना आसान क्वेश्चन है। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए में क्या पाया जाता है और आरएनए में क्या पाया जाता है। डीएनए के जगह पे यदि क्वेश्चन आरएनए रहता तो आंसर हो जाता ए यू जी सी, क्योंकि ये तीनों तो मैच करता है, लेकिन खाली यू अलग रहता है। ठीक है, इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो हम ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, देखिए इसी डायग्राम से फिर क्वेश्चन बन जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार आरएनए में मौजूद नहीं होता है। आरएनए में कौन सा मौजूद नहीं होता है, तो भैया डीएनए में पहले बात है, आरएनए में होता कौन कौन सा है, तो ऊपर वाला तीनों होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और एक अलग क्या होता है, यूरासिल। ठीक है, और डीएनए में अलग क्या होता है, थायमिन। तो आरएनए में कौन सा मौजूद नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं थायमिन। जी हाँ, थायमिन तो डीएनए में होता है, थायमिन तो डीएनए में होता है, ये तो हम बोल ही रहे हैं। तो थायमिन क्या होता है, डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता है। यही तो क्वेश्चन है कि कौन सा नाइट्रोजनस क्षार आरएनए में मौजूद नहीं होता है, तो थायमिन नहीं होता है। ठीक है, पूछता कि आरएनए में कौन सा एक यूनिक होता है जो कि डीएनए से अलग हो, तो वो यूरासिल होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी तरीके से, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस क्षार अनुपस्थित होता है, डीएनए में कौन सा नहीं है। तो देख लीजिए डीएनए में तो एक्स्ट्रा क्या है, थायमिन है, और आरएनए में यूरासिल है, ऊपर वाला तो तीनों सेम है। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यू। इस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकता है, ए टी जी सी। तो आपको ए टी जी सी या फिर ए यू जी सी इस तरीके से ध्यान रखना है कि एडेनिन को ए, गुआनिन को जी, साइटोसिन को सी, थायमिन को टी, यूरासिल को यू। तो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे यू लिखा है मतलब यूरासिल है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है, इस टाइप का सारा क्वेश्चन बता दिए। अब दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन आता है, देखिए ये फोटो देख के, ये डायग्राम देख के डरना नहीं है। जो आपको सीखना है, जो आपके परीक्षा में आएगा वो हम बता देंगे। ये डायग्राम तो बनाने आएगा नहीं इतना हार्ड, लेकिन हाँ जो इससे आता है आसान वाला चीज़ वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। ऐसा कंटेंट आपके डी फार्मा के लिए पूरे यूट्यूब में अगर कहीं है तो हमको बता दीजिए। ऐसा कोई नहीं बताया है, लेकिन आपके क्वेश्चन में ऐसा आता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि ये 11th-12th लेवल का क्वेश्चन है। कोई मतलब जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है जो कि नॉर्मली आएगा। ये 11th-12th से आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल का एक प्रबल अम्ल है। सही बात है भाई, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन यहीं से एक बन गया कि न्यूक्लिक अम्ल किस टाइप का अम्ल है, तो एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, इसकी प्रबलता का कारण है, इसकी प्रबलता का कारण क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल में पहले तो आपको ये समझना है कि न्यूक्लिक अम्ल में पाया क्या क्या जाता है। मेनली उसमें 3 चीज़ पाया जाता है। कितना, ये देखिए न्यूक्लिक अम्ल का ही डायग्राम है ये। न्यूक्लिक अम्ल में आपको डायग्राम याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लिक अम्ल किससे किससे बना होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि न्यूक्लिक अम्ल किससे किससे बना होता है, तो आपको पहला है बेस यानी क्षार। क्या है, क्षार, जिसको आप लोग नाइट्रोजिनस बेस यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। ठीक है, फिर राइबोज, राइबोज यानी क्या है, ये शुगर होता है। ये क्या होता है, शर्करा, शुगर, जिसको कि राइबोज का, राइबोज क्या है, एक शुगर है, शर्करा है। तो पहला चीज़ क्या हुआ, बेस क्षार, दूसरा शुगर जिसको शर्करा, जो कि राइबोज टाइप का है। ठीक है, और फॉस्फेट एक चीज़ होता है, क्या होता है, फॉस्फेट। फॉस्फेट को क्या लिखा जाता है, PO4-2। क्या लिखा जाता है, PO4-2। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम एक बार डायग्राम मिटाते हैं। देखिए आप लोग कॉन्सेप्चुअली ध्यान से सुनिए, आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेगा ये। ठीक है, क्या है कि नाइट्रोजन न्यूक्लिक अम्ल प्रबल अम्ल है, क्यों। पहले हम क्या बोले कि ये कितने चीज़ से बना होता है, ये समझना है। तो भैया ये 3 चीज़ से बना होता है। एक होता है बेस, दूसरा होता है शुगर, तीसरा होता है फॉस्फेट। तीसरा क्या होता है, फॉस्फेट। लेकिन हम तो बोल रहे हैं शुगर, तो यहाँ लिखा हुआ है राइबोज। तो आपको हम बता दें कि शुगर का हिंदी होता है शर्करा। ठीक है, और शर्करा 2 टाइप का होता है, एक होता है राइबोज, एक होता है डीऑक्सी राइबोज। एक क्या होता है, राइबोज, और एक होता है डीऑक्सी राइबोज। अगर राइबोज शर्करा बात करें तो आरएनए में पाया जाता है, किसमें, आरएनए में। और डीऑक्सी राइबोज शर्करा किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। तो आर आरएनए, डी डीएनए। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर से हम राइबोज वाला कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करते हैं। राइबोज वाला कॉन्सेप्ट क्या है, राइबोज एक शुगर है, शर्करा है। ये 2 टाइप का पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि राइबोज शुगर किस में पाया जाएगा, तो आर से राइबोज, आर से आरएनए। फिर एक होता है डीऑक्सी राइबोज, वो डीऑक्सी राइबोज किस में पाया जाएगा, तो डी से डीऑक्सी राइबोज, डी से डीएनए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से देखिए किस तरीके से कितना एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, इसीलिए हम दावा करते हैं कि इसी से आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हम बहुत डिटेल में जाते हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में फंसे क्वेश्चन, मतलब यहीं से आए। तो आपको क्या समझना है, न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, और ये बना किससे किससे है, 3 चीज़ से, बेस यानी क्षार, शर्करा, राइबोज शर्करा या फिर डीऑक्सी दोनों हो सकता है, और फॉस्फेट हो सकता है। फॉस्फेट को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, तो PO4-2। आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि P 1 है, ऑक्सीजन 4 है, 2 गो ऑक्सीजन पे माइनस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हम पढ़ा दिए पूरा कि भाई न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोलिएगा कि आप लोग बोल रहे होंगे कि खाली घुमा रहे हैं, क्वेश्चन तो बता ही नहीं रहे। अब हम बताते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा। क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, किसके कारण, शर्करा के कारण। पहला, दूसरा ऑप्शन क्या है, शर्करा के कारण नहीं, नाइट्रोजनस क्षार के कारण नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन क्षार भी है, हाइड्रोजन बंधन के कारण नहीं। ये एक प्रबल अम्ल है क्योंकि इसमें फॉस्फेट पाया जाता है। समझ में आया, क्यों पाया कि ये प्रबल अम्ल है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, और जिस भी अम्ल में फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है वो एक प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी देख के आप डर गए होंगे, लेकिन डरना नहीं है। इससे पहले वाले स्लाइड में यही समझा रहे थे कि एक होता है राइबोज, एक होता है डीऑक्सी राइबोज। ये शर्करा है, क्या है, शर्करा है। तो अब क्वेश्चन क्या है, राइबोज तथा डीऑक्सी राइबोज किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये शर्करा है,
ये तो हम बता दिए कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज क्या है, शर्करा यानी शुगर है। शुगर वो कैसा शुगर है, तो आरएनए भैया, आरएनए में पाया जाने वाला राइबोज शुगर, डीएनए में पाया जाने वाला डीऑक्सीराइबोज शुगर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हम ये बोल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका जो यहाँ लिखा है वो कुछ और है। क्या है कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको श्रेणी कैसे पहचानेंगे, तो श्रेणी पहचानने का तरीका ये है कि डीऑक्सीराइबोज हो चाहे राइबोज हो, दोनों में आप गौर से देखिए कि नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5, कितना कार्बन है इससे पता चलता है। देखिए आपको हम पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद पता चलेगा। एक सेकेंड, क्लियर करते हैं। आप लोग ध्यान से बस देखते रहिए, डरना नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान भाषा में हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है राइबोज तथा डीऑक्सीराइबोज किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। श्रेणी पहचानने का तरीका कोई भी मॉलिक्यूल में ये होता है कि उसमें कार्बन की संख्या गिनिए। क्या गिनिए, कार्बन की संख्या गिनिए। तो चाहे राइबोज हो चाहे डीऑक्सीराइबोज हो, ये तो दोनों शर्करा ही है, तो दोनों में कार्बन का संख्या कितना हुआ है, देखिए गिना हुआ है 1 2 3 4 5, है ना। तो मतलब क्या है, ये 5वीं श्रेणी में आता है, 1 2 3 4 5, चाहे राइबोज हो चाहे डीऑक्सीराइबोज हो, ये किस श्रेणी में आता है, 5वीं श्रेणी में आता है। और 5वीं श्रेणी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेंटोज। क्या बोल सकते हैं, पेंटोज। इसलिए राइबोज और डीऑक्सीराइबोज को एक और नाम दिया जाता है, वो है पेंटोज शुगर। क्या बोला जाता है, पेंटोज शुगर। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि भैया राइबोज शुगर किस में पाया जाता है, आरएनए में। डीऑक्सीराइबोज शुगर किस में पाया जाता है, डीएनए में। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है वो शर्करा के किस श्रेणी में आता है, तो 5वें श्रेणी में आता है। और श्रेणी किस अनुमान किसके अनुसार बता रहे हैं, तो कार्बन के संख्या के अनुसार बता रहे हैं। कितना कार्बन होगा उतना श्रेणी होगा। अगर 5 कार्बन है तो पेंटोज, अगर कोई मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होता तो हेक्सोज, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या कितनी होती है। ये आपको बहुत अच्छा चीज़ समझाने वाले हैं। पहले तो आपको ये सीखना है कि हम इतना तो जान गए हैं कि डीएनए में कौन कौन सा पाया जाता है, तो ए टी जी सी, क्या क्या पाया जाता है डीएनए में, ए टी जी सी, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। लेकिन आपको ये बता दें कि ये इसमें भी एक नियम है कि एडेनिन जब भी जुटेगा तो थाइमिन के साथ जुटेगा। एडेनिन जब भी जुटेगा तो किसके साथ जुटेगा, थाइमिन के साथ। और गुआनिन जब भी जुटेगा तो साइटोसिन के साथ जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बंधन कितना है। तो ये दोनों जो आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको ये पता है कि डीएनए में कौन कौन सा पाया जाता है, तो ए टी जी सी, लेकिन ये आपस में जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ए जी के साथ जुड़ जाएगा, ये नहीं हो सकता है। एडेनिन जब भी जुटेगा तो थाइमिन के साथ जुटेगा, और गुआनिन जब भी जुटेगा तो साइटोसिन के साथ जुटेगा। और इस दोनों के बीच कौन सा बंध होता है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एडेनिन और थाइमिन जुटेगा तो कौन सा बंधन से जुटेगा, गुआनिन और साइटोसिन जुटेगा तो कौन सा बंधन से जुटेगा, ठीक है। तो वो भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखा देते हैं। पहले फिगर देखिए, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ए टी, कहाँ कहाँ ए टी दिख रहा है, यहाँ यहाँ, ठीक है, ए टी दिख रहा है। आप यहाँ गौर कीजिए कि जहाँ भी ए और टी है, जहाँ भी ए और टी है यानी एडेनिन और थाइमिन है, उसके बीच जो बॉन्ड है यानी बंधन है वो डबल बंधन है। कितना बंधन है, डबल बंधन, द्वि बंधन है, ठीक है। और जहाँ भी जी और सी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जी और सी जहाँ भी है वहाँ पे उसके बीच 3 गो हाइड्रोजन बंधन है। कितना बंधन है, 3 बंधन है। तो आपको हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, गौर से देखिए बस। जहाँ भी ए और टी है, जहाँ भी ए और टी है उसके बीच कितने बंधन हैं, 2। और जहाँ भी जी और सी है उसके बीच कितने बंधन हैं, 3। तो यहीं से क्वेश्चन आया है कि ए और टी के बीच कितने बंधन होते हैं, तो 2। और जी और सी के बीच कितने बंधन होते हैं, 3। और जो ये बंधन जो आपस में क्षार है ये जुट रहा है, एडेनिन थाइमिन से जुट रहा है, गुआनिन साइटोसिन से जुट रहा है। तो ये आखिर कौन सा बंधन है,
द्विबंधन और त्रिबंधन तो है, लेकिन कौन सा बंधन है? तो हाइड्रोजन बंध होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होता है, H बॉन्डिंग होता है। तो इसका मतलब यही है कि देखिए क्वेश्चन आप समझ में आएगा, साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या, हम बताए ना कि साइटोसिन जब भी जुड़ता है तो किससे जुड़ता है? गुआनिन से, और किसी से वो नहीं जुटेगा। साइटोसिन जब भी जुटेगा किससे जुटेगा? गुआनिन से। ठीक है, तो उसके बीच कितना बंधन है? 3 बंधन है। नहीं तो आप डायग्राम देख लीजिए, देखिए जी और सी जहाँ भी है वहाँ कितना है? 3 बंधन है। यही क्वेश्चन पूछ देता कि ए और एडिनिन और थाइमिन के बीच कितना हाइड्रोजन बंधन होता है, तो 2 हाइड्रोजन बंधन होता है। देखिए आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कितना बंधन है? 2। यहाँ से कितना है? 3। ये तो कार्टून है एक तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, इस पे आपको ये देखना है कि एडिनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से। गुआनिन किससे जुड़ता है? साइटोसिन से। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है, आपको डरना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए भी आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन किसमें क्या पाया जाता है? तो आपके एनसीईआरटी के क्लास 11th में एक फ़ोटो होगा यदि आप पढ़े होंगे, तो जिसको हम लोग टोबैको मोज़ेइक वायरस टीएमवी कहते हैं, और इस फोटो में क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या पाया जाता है? आरएनए। जो लाल लाल दिख रहा है वो क्या है? आरएनए है। तो मतलब है कि टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेइक वायरस में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। और वही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा था कि आरएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो टीएमवी का, टोबैको मोज़ेइक वायरस का। ठीक है, और आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीएमवी का फुल फॉर्म क्या होता है? टोबैको मोज़ेइक वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए कौन सा होता है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं। आरएनए 3 टाइप के होते हैं। वो कौन सा है? पहला एमआरएनए, दूसरा क्या है? आरआरएनए, तीसरा क्या है? टीआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। और टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हाँ, आपका क्वेश्चन यहाँ क्या है? किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कौन सा आरएनए है? तो वो है राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और टीआरएनए से क्वेश्चन काफ़ी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए वही होगा टीआरएनए। हाँ, एंटीकोडोन किस आरएनए से संबंधित है? देखिए टीआरएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है किसके जैसा होता है? तो क्लोवर की पत्ती के जैसा होता है। किसके पत्ती जैसा? क्लोवर की पत्ती। आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है किसके पत्ती के जैसा समान संरचना होती है? तो CLOVER, क्लोवर की पत्ती के समान संरचना होती है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि एंटीकोडोन किस आरएनए से संबंधित है? तो देखिए टीआरएनए है, और टीआरएनए में ही एक लूप होता है जिसको हम लोग एंटीकोडोन कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंटीकोडोन किस आरएनए से संबंधित है? तो टीआरएनए से। और ये आपके एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन 2018 में कि एंटीकोडोन किस आरएनए से संबंधित है? तो टीआरएनए से। लेकिन आपको याद करने का इसका ट्रिक है कि एंटीकोडोन पढ़ने में भी टी आ रहा है और टी आंसर भी होगा, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो रहा है, प्लस बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा होगा, लेकिन आपको अभी तक टिके हुए हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं। इसका मतलब है कि आप मतलब दिल से चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन मिलना चाहिए। तो ज़रूर मेरा वादा है कि आपको मिलेगा। आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो कर लीजिए। आप इस सीरीज़ को 2-3 बार वॉच कर लीजिएगा ना, और एनसीईआरटी को आप पढ़ लीजिए। अगर दिल से चाहते हैं सिलेक्शन तो एनसीईआरटी को 1-2 बार बायोलॉजी का पढ़ लीजिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। आप उदित फार्मेसी क्लासेस पे जाके उस कोर्स को ले लीजिए। जो बच्चे लिए हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बहुत कम कंटेंट डाले उसमें। हम लोग ऐसा नहीं कि पूरा भर दिए हैं, पूरा कोई किताब का फ़ोटो खींच के भर दिए हैं, वैसा नहीं। हम लोग अपने हाथ से रेडी किए हैं उस फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स को, नोट्स को। ठीक है, तो आप उसको लेकर के पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन हाँ,
ये नहीं भूलना है कि बायोलॉजी को कमज़ोर नहीं होने देना है, क्योंकि बायोलॉजी ही आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, लेकिन सिलेक्शन आपको दिलवाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्योंकि खाली बायोलॉजी तो आप बना के 200 में 200 ला नहीं सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा आप 180 85 190 लाइएगा, फिर भी तो आपको 50-60 मार्क्स का ज़रूरत है। तो आप उसमें 25 नंबर फिजिक्स में, 25 नंबर बायोलॉजी में, तो आराम से 50-50 भी लाएंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर 300 के लमसम स्कोर पर चला जाएगा, और फिर सिलेक्शन रोकना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको फिर से बता रहे हैं कि आप अगर ईमानदार स्टूडेंट हैं तो आप इस सीरीज को पूरा फॉलो कर लीजिए, एनसीईआरटी के बायोलॉजी को पढ़ लीजिए और उदित फार्मेसी पे क्लास ले लीजिए, और वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के पर डे एक एक चैप्टर को पढ़िए और एमसीक्यू करिए। आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा, मेरा वादा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन। न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? ये एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, ये आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी का डायग्राम है, जो कि आपके एग्जाम में डायग्राम आ सकता है। ठीक है, ये डायग्राम, और सारा डायग्राम का बात नहीं करेंगे, लेकिन ये आ सकता है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर होता है। पहले क्वेश्चन ये आता है कि न्यूक्लियोसोम किससे किससे बना होता है। ठीक है, किससे किससे बना होता है? 3 चीज़ से बना होता है। न्यूक्लियोसोम किससे बना होता है? 3 चीज़ से। उसमें एक डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। और दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिस्टोन ऑक्टामर। और एक H1 हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो कितना चीज़ पाया जाता है न्यूक्लियोसोम में? 3 चीज़। वो कौन कौन सा है? डीएनए है, हिस्टोन ऑक्टामर है, और H1 हिस्टोन प्रोटीन है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? न्यूक्लियोसोम में उपस्थित है, तो 3 चीज़ उपस्थित होते हैं। क्या देखिए ऑप्शन में कोई एक भी मिल रहा है? तो हिस्टोन प्रोटीन मिल रहा है, तो मतलब आंसर सही है। समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इस सब तरीका का कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई आंसर नहीं होगा, सीधा आंसर हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, यही आपका ऑप्शन में ये रहता कि न्यूक्लियोसाइड हिस्टोन प्रोटीन भी दे देता, डीएनए भी दे देता, हिस्टोन ऑक्टामर भी दे देता, तब लास्ट ऑप्शन होता है इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आज का क्लास थोड़ा लंबा चल रहा है, बस ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से आप 5 मिनट और देखिए, क्लास ख़त्म हो जाएगा। जीन किससे बना होता है? सीधा याद रखना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। इसमें कोई खास दिमाग नहीं लगाना है। अब एक टॉपिक बच गया कि 2 तरीके का कूट होता है, यानी कोडोन होता है। एक होता है प्रारंभिक कूट और एक होता है टर्मिनल कूट, यानी स्टॉप कोडोन, जो कि कोई भी चीज़ काम को रोक दे और जो कोई काम को स्टार्ट करे। जो स्टार्ट करता है उसको प्रारंभिक कूट कहते हैं। वो है उसका आंसर AUG। आपको सीधा ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में 2018 में पूछा था कि प्रारंभिक कूट कौन सा होता है, तो AUG होता है। क्या होता है? AUG। और ये AUG किसको कोड करता है? तो मिथियोनिन नाम का एमिनो एसिड है। अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिए। ये थोड़ा हाई लेवल का बात हुआ कि AUG तो प्रारंभिक कूट है, ये तो आपके एग्जाम के रेलेवेंट है। लेकिन हाँ, एक स्टेप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि AUG किसको कोड करता है, कौन से एमिनो एसिड को, तो वो है मिथियोनिन नाम का एमिनो एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक कूट। लेकिन ये डायग्राम में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम समझाते हैं। टर्मिनल कोडोन नाम का एक चीज़ होता है। स्टॉप कोडोन बोल दें या फिर टर्मिनल कोडोन बोल दें या फिर अंतिम कोडोन, जो कि कोई भी काम को लास्ट कर दे। तो उसमें 3 गो होता है। प्रारंभिक कोडोन तो एक ही होता है, आपके सिलेबस में होता तो GUG भी है, लेकिन अभी हम उसको नहीं बताएंगे क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया है और वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। लेकिन हाँ, जो आपके सिलेबस में है वो सीधा एक है AUG, आपको वही ध्यान रखना है। ठीक है, और टर्मिनल कोडोन का बात करें तो वो 3 होता है। कितना होता है? 3। एक होता है UAA, एक होता है UAG, एक होता है UGA। इसका ट्रिक है, उल्लू आया UAA, उल्लू आ गया UAG, उल्लू गया UGA। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, UAA, UAG, UGA। आप कहीं लिख के रख लीजिए कि टर्मिनल कोडोन कौन कौन सा होता है, तो UAA है, UAG है, UGA है। इसमें से कोई भी एक कहीं भी मिल जाएगा तो वो टर्मिनल कोडोन खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यही तीनों मिल के काम करता है, नहीं, कोई भी एक मिल जाएगा इसमें से तो वो काम को रोक देगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, कौन सा टर्मिनल कोडोन है? तो UAA जी हाँ है, UAG हाँ है, UGA हाँ है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, समझ में आया कि टर्मिनल कोडोन और प्रारंभिक कोडोन। प्रारंभिक कोडोन मात्र एक है, वो है AUG, और टर्मिनल कोडोन 3 होता है। एक होता है UAA, दूसरा होता है UAG, तीसरा होता है UGA। आप कहीं पे लिख के रख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस क्षार अनुपस्थित होता है? तो ये तो शायद पिछले स्लाइड में भी करवाए थे, दोबारा लगता है वही क्वेश्चन हो गया है। डीएनए में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो भैया यूरासिल, क्योंकि यूरासिल तो आरएनए में पाया जाता है, तो सीधा आंसर हो जाएगा यू। तो आज का शायद यही लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो कैसा लगा? मतलब आपको सफलता मिलेगा, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको सफलता मिलेगा और आप ज़रूर अच्छा कीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखें, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिए कि यस सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। और आप फिर से बोल रहे हैं कि आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, उदित फार्मेसी क्लासेस है, वहाँ पे जो भी दिक्कत हो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। तो ओके बाय एंड मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, बशर्ते आप लाइक करना ना भूलें। 35 लाइक्स जैसे ही कंप्लीट होगा आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तो ओके बाय।